जो रीजनल स्टेट जिनका राइज आपका हुआ था 18th सेंचुरी में, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सक्सेसर स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जो इंडिपेंडेंस, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, जो पहले मुगल गवर्नर स्टेट्स हुआ करते थे, इन गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया और अपने अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया। उसके बाद रिबल स्टेट्स हैं, जो लोकल चीफ्टन और जमींदार हुआ करते थे और पीजेंट्स हुआ करते थे मुगल के काल में। उन्होंने क्या किया था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या किया था, आपका विद्रोह किया था, रिबेल आपका किया था। तो वो भी एक राज्य के तौर पर आपके एग्जिस्टेंस में आते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसे स्टेट्स हैं जो इस बात का इन्होंने फायदा उठाया कि अब कोई रीजनल पावर आपकी नहीं है, कोई सेंट्रल पावर आपकी नहीं है, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, आपकी पावर एक्वायर कर सकते हैं। अगर रीजनल स्टेट्स की हम बात करें तो ये सारे के सारे रीजनल स्टेट एस्टैब्लिश आपके हुए थे। इसमें आप देखेंगे मुगल्स हैं, राजपूत हैं, पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, आपका सिंध एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, उड़ीसा, बंगाल, अवध, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये हिस्सा है बच्चों कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक जो स्टेट है ना, वो ये वाला है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है। नॉर्मल कर्नाटका स्टेट कहाँ पर आता है, आपका यहाँ पर आता है, लेकिन जो कर्नाटक स्टेट हम पढ़ेंगे, कर्नाटक स्टेट है आपका यहाँ पर। ठीक है, और इसके नीचे आपको मिलेगा ट्रेवनकोर, ये है मैसूर, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश आपकी की थी। और ये है आपका मराठा एम्पायर। आप देखेंगे मुगल एम्पायर भी मराठा के अधीन है, क्योंकि एक टाइम पे मुगलों ने मराठा को चौथ देना स्वीकार किया था। चौथ का मतलब होता है एक टैक्स जो अपने सिक्योरिटी के बदले में अपने टोटल रेवेन्यू का 1/4 देना है, किसको, आपके मराठा को। ये हमने डिस्कस किया था बच्चों पहले। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवध की। अवध जो था, ये जो 12 ओरिजिनल सूबाज आपके हुआ करते थे, उसमें से आपका एक हुआ करता था। इसको स्टैब्लिश किया था किसने, आपके अकबर ने। ये एक हेरिडिटरी ट्रिब्यूटरी पॉलिटी बन गया था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद हम ये देखते हैं कि अवध भी क्या बन जाता है, आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट आपका बन जाता है। अवध को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते थे, क्योंकि देखो अवध जो है बेटा, ये दोआब रीजन पे आपका स्टैब्लिश था। दोआब रीजन कौन सा रीजन होता है, दो रिवर्स के बीच का फर्टाइल लैंड को दोआब कहते हैं। तो अवध जो था, ये गंगा और यमुना रिवर्स के दोआब पर आपका स्टैब्लिश था, इसलिए बहुत ज्यादा क्या था, आपका क्या था, आपका प्रॉस्पर क्या था, आपका प्रोविंस था, बहुत ज्यादा समृद्ध आपका राज्य हुआ करता था। फैजाबाद से कैपिटल हुआ करती थी, और इसमें 5 सरकार हुआ करते थे। सरकार का मतलब होता है बेटा जिला। ठीक है, मुगल काल में सरकार जो शब्द है वो जिले के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पहला जिला कौन सा है आपका, अवध है, लखनऊ है, बहरीच, खैराबाद और गोरखपुर। तो ये इन जगहों से मिलकर कौन सा साम्राज्य बनता था, आपका अवध का साम्राज्य बनता था। और अवध का साम्राज्य एग्जिस्टेंस में आता है मुगल के डिक्लाइन के बाद। मुगल के डिक्लाइन के बाद हम देखते हैं जो आगे के उसके बाद जो शासक थे, उन्होंने अपना जो एक सम्राट के तौर पर जो स्टेटस था इंडिया में मुगल एम्परर्स का, वो खो दिया। और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे इस समय में, इनके साम्राज्य में, वो धीरे धीरे पावर्स में ग्रो करते गए। आपको याद होगा जो मुगल आपका साम्राज्य है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स आपके चलते थे, जैसे आपका मनसबदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था। तो ये छोटे छोटे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो स्ट्रॉन्ग होते गए जैसे जैसे मुगल सेंट्रल पावर का डिक्लाइन आपका होता जाएगा। ऐसे ही जो सादत खां हैं, ये पहले नवाब थे अवध के, इन्होंने फैजाबाद की स्थापना आपकी की थी। जो एंशिएंट सिटी है अयोध्या, उसके आसपास आपके फैजाबाद नामक एक शहर आपका बसाया था। ठीक है, आपने सुना भी है कि फैजाबाद का नाम बदलकर हाल ही में अवध या अयोध्या आपका किया गया है। ठीक है, सो सादत खान जो थे, ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे घोषित किया था। मैंने आपसे कहा कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी जमींदारी सिस्टम हुआ करते थे, और मनसबदार जमींदारों की सेनाएं ही मिलकर मुगल सेनाएं बनती थी। और जब ये मनसबदार जागीरदार अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, तो मुगल जो आपका मिलिट्री है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी बेटा, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो मुगल एम्परर भी इनको सप्रेस नहीं कर सका, और धीरे धीरे क्या देखते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपके बनते हैं। सबसे पहला जो आपका नवाब है सादत अली खान है, ये इसको सूबेदार बनाया गया था मुगलों के द्वारा अवध प्रोविंस का 1722 से 1739। ये एक वेल्थी मर्चेंट खुर्सान का क्या था, आपका बेटा था, और 25 साल में अपने पिता नासिर के साथ जो मुगल एम्परर औरंगजेब अगेंस्ट जो मराठा का जो कैंपेन था, उसमें उसने पार्टिसिपेट आपका किया था। इसके बाद
या क्योंकि उसने औरंगजेब की हेल्प की थी आपके मराठास के अगेंस्ट कैंपेन में, तो औरंगजेब ने क्या किया था, सादत खान को अवध का क्या बना दिया था, आपका नवाब बना दिया था। He was honored with the title of Khan Bahadur for his contribution to the Mughal Emperor. औरंगजेब ने इसको खान बहादुर की उपाधि भी दी थी, किस लिए, मराठों के खिलाफ युद्ध में मुगलों का साथ देने के लिए इसको खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। He was among the commanding Mughal generals in the battle against नादिर शाह। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, जिस समय भारत में रूल करता था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ईरान के शाह नादिर शाह का हमला आपका हुआ था, और नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा चुराकर ले गया था ईरान। तो उस समय भी ये क्या था, आपका एक कमांडिंग जनरल था, ठीक है। सादत खान was captured during the battle and died in the massacre of Delhi by नादिर शाह on 19 मार्च 1739। हम ये देखते हैं कि नादिर शाह के हमले में सादत खान को पकड़ लिया जाता है और इसको मार दिया जाता है दिल्ली में, जब नादिर शाह का हमला आपका हुआ था। फैजाबाद, the capital city of Awadh, was founded in 1730 by सादत अली खान। He was the founder of the lineage नवाब। तो सादत अली खान जो था बेटा, ये पहला नवाब था, या जो नवाब है अवध के, उनका पहला मैन था, फर्स्ट मैन था। इसी से क्या स्टार्ट होगी आपकी अवध के नवाबों की लीनियज, क्या होगी आपकी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। He was succeeded by Nawab Safdarjung and Nawab Shuja'ud-Dawla, who further consolidated power in the Awadh region। आपके सादत अली खान के बाद उसका जगह या उसका स्थान किसने लिया, सफदरजंग, नवाब सफदरजंग ने, और नवाब शुजा-उद-दौला जिसने आगे जाकर अवध की पावर को क्या किया था, पर कंसोलिडेट किया था। ये वही शुजा-उद-दौला है बेटा, जिसने बक्सर के बैटल में अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम का साथ आपका दिया था, ठीक है। इसी के टाइम पर क्या होगा बेटा, आपकी इलाहाबाद का संधि आपका होगा। पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, तो मुगल एम्पायर के बाद जो अवध के नवाब थे, उन्होंने गंगा यमुना के दोआब के रीजन में अपने प्रभाव को आपका बढ़ाया। सफदरजंग एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। He was not only effective in keeping control of Awadh, but also rendered valuable assistance to the weakened Mughal Emperor Muhammad Shah। सफदरजंग ने ना केवल अपने अवध को स्ट्रॉन्ग किया, जबकि उसने जो उस समय के मुगल एम्परर थे, उनको भी टाइम टू टाइम पे वो सलाह वगैरह आपका दिया करता था। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, तो उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ अवध तक सीमित नहीं था, वो मुगल दरबार या दिल्ली तक भी आपका जाता था। दिल्ली में आज भी सफदरजंग अस्पताल है, ठीक है, तो वो इसी व्यक्ति के नाम पर आपका बनाया गया है। Safdarjung was given governorship of Kashmir by Mughal Emperor, gradually became a central figure at Delhi court. He gained complete control of administration in the Mughal Empire in the last years of Muhammad Shah. When Ahmad Shah Bahadur ascended the throne in Delhi, Safdarjung was given the title of Chief Minister of Hindustan। सफदरजंग को जो आपके मुगल बादशाह हैं, उन्होंने कश्मीर का गवर्नर भी आपका बनाया था। सफदरजंग जो था वो मेन हेड था किसका, मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का, मोहम्मद शाह के अंतिम सालों में। और जब अहमद शाह बहादुर शासक आपके बने थे मुगल बादशाह, तो सफदरजंग को चीफ मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान का टाइटल आपका दिया गया था। तो सफदरजंग क्या है बेटा, एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है। शुजा-उद-दौला जो था, ये सफदरजंग का बेटा था, ये भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसको आपके शाह आलम सेकंड के द्वारा ग्रैंड वजीर चुना गया था अपना, ठीक है, यानी कि मुगल बादशाह का वजीर था कौन, सफदरजंग का बेटा शुजा-उद-दौला, अवध का अगला नवाब, ठीक है। इसने थर्ड शुजा-उद-दौला थर्ड, ठीक है। नवाब allied with Mir Qasim of Bengal against British lost crucial battle of Buxar 1764। This result in beginning the political influence of British in Awadh region। हमने अभी पढ़ा कि शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था, आपके मीर कासिम और शाह आलम सेकंड का साथ दिया था बक्सर के बैटल में। यहाँ पर क्या होती है, इनकी हार होती है, और हम देखते हैं कि अवध के रीजन में ब्रिटिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद एक given strategic significance of the region, British always maintained an upper hand in the region। After installing Sadat Khan second as Nawab in 1908, they pressurized him to cede half of the Awadh to him। Even at the time of first war of independence, Awadh was a crucial political region। देखो, शुजा-उद-दौला के बाद सादत खान को क्या बनाया गया था, नवाब बनाया गया था, और लगातार अंग्रेज जो थे वो सादत खान सेकंड पर ये दबाव डालते रहे कि आप अपने अवध का विलय किसमें कर दीजिए, आपके ब्रिटिश टेरिटरी में कर दीजिए। और हम ये देखते हैं कि जब पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ या रिवोल्ट हुआ 1857 का, उस समय पर भी अवध जो था एक क्रूशियल पॉलिटिकल रीजन आपका हुआ करता था। हमने देखा कि यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में आपका पार्टिसिपेट किया था, ठीक है।
अगर हम रिलीजन की बात करें तो पर्शियन शिया मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक है। जैसे ईरान है, ईरान में बेटा शिया मुस्लिम है, ठीक है। इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है शिया और सुन्नीज में। तो शिया मुस्लिम है कहाँ के, आपके ईरान के। ये जो नवाब अवध जो थे ये शिया मुस्लिम थे, ईरान के निशापुर डायनेस्टी थी आपकी, कहाँ पे, पर्शिया में, वहां से बिलोंग किया करते थे। देखो भाई, मुगलों के टाइम पे ना, जब उन्होंने, जो मुगल थे ना वो लीनियंट थे इस बारे में शिया और सुन्नी के बारे में। तो मुगलों के दरबार में, जिसमें आपको बोला था कि डिफरेंट ग्रुप के क्या रहते थे, आपके मुस्लिम रहा करते थे, ईरानी, दुरानी, ठीक है, तुर्क, अलग अलग मुस्लिम आपके रहा करते थे। तो ये जो आपके मुस्लिम थे ये कौन से उसके थे, आपके शिया कम्युनिटी से आपके आते थे। शिया कम्युनिटी से आएंगे तो ये किसको बढ़ावा देंगे बेटा, पर्शियन लिटरेचर को बढ़ावा देंगे, फारसी भाषा को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब इन्होंने अवध को स्टैब्लिश किया एक स्टेट के रूप में, तो पर्शियन लिटरेचर जो है, जिसका मुगल साम्राज्य में बोलबाला हुआ करता था, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, आपके अवध में ट्रांसफर होता है। यानी कि मुगल कोर्ट से जो पर्शियन लिटरेचर के पोएट्स थे, राइटर्स थे, वो सब के सब कहाँ चले जाएंगे, आपके अवध में चले जाएंगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड अवध आल्सो विटनेस a steady stream of scholars, poets, jurists, architects and painters from Iran। इस टाइम पर हम देखते हैं कि जब अवध में एक ईरानी साम्राज्य की स्थापना आपकी होगी, तो हम देखेंगे कि ईरान से बहुत सारे स्कॉलर्स, पोएट्स, जूरिस्ट, आर्किटेक्ट्स और पेंटर जो हैं आकर कहाँ बसेंगे, अवध में आकर बस जाएंगे, ठीक है। तो अवध एक घर बन जाता है किसका, बड़ी मात्रा में ईरानी मुस्लिमों का एक घर आपका बन जाता है। नवाब अवध लाइक द erstwhile great Mughal rulers were largely tolerant in their religious outlook, ठीक है। जो नवाब और अवध जो थे वो अपने नेचर में मुगलों की तरह क्या थे, रिलीजियसली टॉलरेंट थे। यानी कि वो दूसरे धर्मों के प्रति भी क्या रखते थे, आपका सहनशीलता आपके रखते थे। Sadat Khan, the founder of Awadh royal house, and many Hindus in his service who were from time to time helped him to achieve his goals। तो सादत खान के दरबार में भी बहुत सारे हिंदू कर्मचारी थे जो जिन्होंने उसके लिए काफी सारे आपके अचीवमेंट्स आपकी की थी। Shah-Uddaula the third Nawab did not impose undue restriction on the personal freedom of the Hindus as well as on the public celebration of their religious festival। जहाँ तक कि शुजा-उद-दौला जो थे उन्होंने भी हिंदू कल्चर ट्रेडिशंस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपकी नहीं लगाई, जो उनके रिलीजियस टॉलरेंस को आपका दर्शाता है। Many Hindu saints who came to Ayodhya were allowed to settle down and granted plots of land for the erection of temples, धर्मशालास for pilgrims। इनके काल में बहुत सारे ऐसे हिंदू सेंट जो अयोध्या में आपके आते थे दर्शन वगैरह करने के लिए, उनको जमीनें आपकी दी गई, उनको अलाउ किया गया यहाँ सेटल होने के लिए, प्लॉट्स बनाने के लिए और मंदिर तक बनाने के लिए भी शुजा-उद-दौला का उनको परमिशन दिया करता था, ठीक है। Hindus and Muslims used to celebrate each other's festival and there was no restriction on the Hindus। So हम देखते हैं क्या है, रिलीजियस हार्मनी थी किसके टाइम पर, आपके अवध के नवाबों के टाइम पर क्या थी, आपकी रिलीजियस हार्मनी थी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो भाई मैंने आपको बताया कि गंगा यमुना दोआ पर आपका आता था, फर्टाइल प्लेन था, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वीट, शुगर केन, राइस जैसी फसलें काफी ज्यादा उगाई जाती थी। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट to mention that Awadh was one of the prosperous provinces of the Mughal Empire। This period also witnessed the decline of traditional urban trade centers such as Delhi, Agra, Burhanpur, etc। The new trade center was established in Lucknow and Faizabad, etc। जब अवध धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी में आपका बढ़ता है तो अवध के जो शहर जो हमने सरकार आपके पढ़े, लखनऊ और फैजाबाद, ये किसके रूप में उभरते हैं, बिजनेस सेंटर्स के रूप में उभरते हैं। जबकि पहले बिजनेस सेंटर कौन हुआ करते थे, दिल्ली, आगरा और बुरहानपुर जो ये शहर हुआ करते थे, ये मेन बिजनेस सेंटर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही अवध पावर में राइज होता है, प्रॉस्पेरिटी में राइज होता है, तो उसके सरकार या उसके डिस्ट्रिक्ट क्या बनते हैं, मेन बिजनेस सेंटर बन जाते हैं पूरे के पूरे इंडिया के, ठीक है। To remove economic hardship, Nawab also commissioned various public works in which the laborers were paid from the treasury। One such initiative had led to the construction of the majestic Bada Imambara in Lucknow। The East India Company, after establishing influence over Awadh, plundered it of its wealth and resulted in the decline of industrial towns such as Kanpur and Lucknow। हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप को आपका हटाने के लिए नवाब ने बहुत सारे पब्लिक वर्क्स आपके किए थे। इसके साथ साथ जो लेबरर्स हैं उनको जो खजाना है उससे पैसा आपका दिया जाता था। इसी के साथ साथ जो बड़ा इमामबाड़ा वगैरह आपके, जैसे मैंने कहा कि लेबरर्स को पैसा आपका दिया जाता, कैश आपका दिया जाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स भी आपकी बनाई गई, जिसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग क्या है, आपका बड़ा इमामबाड़ा है, जो कहाँ पर है, आपका लखनऊ में है।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध की पूरी वेल्थ को क्या कर दिया, आपका ड्रेन कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अवध को ब्रिटेन का कैश काउ कहा जाता था। ब्रिटेन अवध को दुधारू गाय कहते थे, जितना मर्जी आप इनसे ले सकते हो। तो इनकी पूरी वेल्थ को प्लंडर किया किसने, आपके ब्रिटिश ने, जब वो एक पावर के तौर पर एस्टैब्लिश होते हैं कहां पर, आपके अवध में। सोसाइटी की बात करें तो अवध के जो नवाब थे वो ट्रेडिशनल नेचर थे। सिटीज जैसे लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर एक्सेट्रा जो थे, इसमें सिंथेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर, ऑल्सो कॉमनली नोन एज गंगा जमुनी तहजीब, इसके बारे में आप बहुत सुनते हो। गंगा जमुनी तहजीब ये एक क्या है, जॉइंट कल्चर है जो फ्लरिश हुआ था किसमें, आपके हिंदू मुस्लिम आपके सौहार्द में, जो आपका डेवलप हुआ कहां पर, आपके अवध में। ठीक है, तो गंगा जमुनी तहजीब जो है उसका वो क्या है, एक सिंथेसिस है किसका, हिंदू मुस्लिम कल्चर का। ठीक है, वो एक मिश्रण है किसका, हिंदू मुस्लिम कल्चर का, जिसको क्या कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और इसको शुरू करने वाले कौन है, आपके अवध के उर्वशी हैं, क्योंकि इनके टाइम पे हिंदू मुस्लिम क्या थी, आपका सिंथेसिस को मिलता है। कास्ट सिस्टम जो था हाईली प्रेवलेंट था। टॉप पोजीशन जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो ज्यादातर ब्राह्मण्स को आपकी दी जाती थी। ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस के बाद हम ये देखते हैं कि मर्केंटाइल ट्रेडिंग क्लास को भी सिग्निफिकेंट रोल इन द सोसाइटी आपका मिलने लगता है। लेकिन उससे पहले जब तक नवाब शासन कर रहे थे अवध में, उस समय तक हाई क्लास हिंदूज को ही क्या दिए जाते थे, आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती थी। भले वो हिंदू हैं लेकिन ब्राह्मण ही कौन होगा, आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आपके रखे जाते थे। तो कास्ट सिस्टम को अवध के शासकों ने भी क्या किया, हिंदू कास्ट सिस्टम को अवध के शासक भी क्या करते हैं, हमें फॉलो करते हुए हम उनको देखते हैं। Jagat state was one of the prominent people who dealt in hundis, a type of negotiable instrument to send money from one place to another. अब जगत स्टेट का रजिस्टर मैंने आपको बंगाल में भी दिया था, याद होगा आपको, है ना। जगत स्टेट को ब्रिटिश ने अपनी तरफ मिलाया था। तो जगत स्टेट एक व्यक्ति था जो हुंडीज में डेल्ट करता था। बेटा हुंडीज क्या होता है, किसी को पता है? कॉमर्स वाला कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। हुंडी जो होता है ये होता है एक बिल्स रिसीवल कहते हैं इसको। बिल्स रिसीवल क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है? नेहा। आपका नाम क्या है बेटा? निधि, नंदिनी। नींद आ रही है? तो मान लेते हूं कि नंदिनी, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सामान बेचता हूं कोई भी, ठीक है। मैं इन दोनों के साथ ट्रेड करता हूं, नेहा के साथ भी ट्रेड करता हूं और नंदिनी के साथ ट्रेड करता हूं, और ये दोनों भी आपस में ट्रेड करते हैं। नेहा और नंदिनी आपस में ट्रेड करते हैं। मैंने नेहा को सामान बेच दिया, मान लिया मैंने इसको 3 चेयर्स बेची, ठीक है। तो नंदिनी क्या करेगी, मेरे नाम एक खाता बनाएगी और वो बोलेगी कि 10 तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगी, ठीक है। आज है 1 तारीख, तो ये क्या हो गया बेटा, मैंने इससे बिल रिसीवल ले लिया। इसको बीआर कहते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में, ठीक है। अब मैं नेहा के साथ ट्रेड, नंदिनी के साथ ट्रेड करता हूँ। मैंने इससे 4 टेबल खरीदे, 4 टेबल की कीमत 4 चेयर के बराबर है। अब जो नेहा ने मुझे बिल दिया है वो मैं किसको दे दूंगा? नंदिनी को दे दूंगा कि ये ले, ये तेरे को 10 तारीख को पैसे देगी। इसे कॉमर्स की लैंग्वेज में आज हम कहते हैं बीआर, और भारतीय भाषा में इसको कहते थे हुंडी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर नंदिनी के पास वो बिल्स रिसीवल चला गया है, उसमें नंदिनी को 10,000 रुपए मिलने हैं नेहा से। आपका नाम क्या है बेटा? पायल भी नेहा को जानती है। अब नंदिनी ने बोला कि मुझे 10,000 रुपए दे दे। पायल ने बोला ठीक है, और नंदिनी ने बदले में क्या दिया, वो बीआर दे दिया किसको? पायल को, कि ये ले, ये रहे तेरे 10,000 रुपए, जाके 10 तारीख को नेहा से ले लेना। अब हिंदी भाषा में जो इसे हुंडी कहते हैं बेटा, तो नंदिनी ने अपनी हुंडी का ट्रांसफर कर दी है पायल को। अब नेहा वो किसको पैसे देने? नेहा ने किसको अल्टीमेटली पैसे देते? मुझे। लेकिन अब वो किसको देगी? पायल को। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई बिल रिसीवल है तो मैं उसको लेकर जगत सेठ के पास जाता था कि भाई ये व्यक्ति है, इसका ये बिल है, ये लो, मुझे पैसे दे दो, 10 तारीख को उससे ले लेना। तो इसको हुंडी कहते थे बेटा, ठीक है। अ टाइप ऑफ नेगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पे पैसा भेजने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब पायल कहीं और भी जा सकती है, और वहां अगर जगह सेठ के जानने वाला, अब मान लीजिए पायल चलेगी कहाँ? दिल्ली में।
दिल्ली में बैठा है जगत सेठ। अब जगत सेठ किसको जानता है? नेहा को जानता है। तो नेहा का बिजनेस रिसीवेबल वो भुना देगा, मतलब इसको 10,000 रुपए दे देगा और इससे वो बिजनेस रिसीवेबल ले लेगा और फिर नेहा को फोन करेगा, आप 10,000 मुझे डालना है, तुम्हारा जो बीआर है मेरे पास पहुंच जाएगा। लीगलिटी है उसकी, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसकी लीगलिटी की गार्जियन है सरकार। ठीक है, जैसे एक चेक एक लीगल वो है, वैसे ही बिजनेस रिसीवेबल भी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? एजुकेशन जो थी वो लिमिटेड थी, प्रिविलेज क्लास के लिए पर्दा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और विमेन की जो कंडीशन थी वो इस टाइम पर भी क्या होगी, आपकी सोसाइटी में डिट्रोइट आपकी होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, जो अवध के नवाब थे उन्होंने बहुत सारे आपके लिटरेचर राइटर पोएट्स को क्या दिया था, आपका पैट्रोनेज आपका दिया था। इंडो पर्शियन जेनियर ऑफ लिटरेचर इस समय आपका जनरेट होता है। हिंदी फारसी जो आपका साहित्य है वो इस समय आपका जनरेट होता है। उर्दू एक पॉपुलर लैंग्वेज थी उस समय की। नवाब वाजिद अली शाह वाज अमंग द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लिटरेचर। द रिनोन्ड उर्दू पोएट गालिब वाज इन द कोर्ट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के कोर्ट में कौन रहते थे? आपके गालिब रहते थे, जिसके बारे में आप बहुत सारे सुनते हो, उसके बहुत सारे शेर आपके चलते हैं, गालिब के शेर। तो गालिब किस दौर में रहते थे? आपके वाजिद अली शाह के दरबार में रहा करते थे। अपार्ट फ्रॉम अदर नोटेबल पर्सन वाज वर्क अहमद मिर्जा साबिर, मुफ्ती मुंशी एंड आमिर अहमद आमिर हु रोट बुक्स एट द ऑर्डर ऑफ वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के ऑर्डर पे इन सभी कोर्टियर्स ने क्या लिखा था? उनके लिए किताबें आपकी लिखी थी। तो हम ये देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड में काफी फ्लरिश हुआ था आपका आर्ट। ठीक है, बंगाल बेटा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने इसको इन डेप्थ में आपका पढ़ा है। सुजाउद्दौला वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं, सिराजुद्दौला का भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लासी का बैटल भी हम पढ़ चुके हैं। मीर जाफर ने धोखा दिया था, मीर जाफर था ना, मीर कासिम था। अच्छा, शाबाश बेटा, मीर जाफर था। मीर कासिम दामाद था किसका? सरफराज का दामाद था मीर कासिम। ठीक है, आगे बढ़ो, पीछे भूलते जाओ, नोट देखो तुम्हारे में इस मंडे को। ठीक है, उसका अगला जो बेटा आपका स्टेट आपका एक्सिस्टेंस में आता है, यह है स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो था ये लार्जेस्ट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट किंगडम था। कहां पर? आपका डेक्कन में। औरंगजेब के टाइम पर ये एक सूबा था जिसमें सूबेदार आपके होते थे। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर दी सूबेदार एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंस आसिफ जाही डायनेस्टी। जो हैदराबाद के में जो आपका सूबेदार हुआ करता था वो था आसिफ जाह। ठीक है, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ आपकी हुई या मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है, उसने क्या फॉर्म किया? आपका आसिफ जाही डायनेस्टी फॉर्म की। और ये आसिफ जाह जो आपकी डायनेस्टी थी ये इंडिपेंडेंस तक क्या रही? आपकी यहाँ पर रूल करती रही। जो अभी वहां पर एमपी है, कौन है वहां से एमपी इस समय? असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उसी डायनेस्टी से आपका आते हैं। ठीक है, उसका देखें कि सबसे पहला जो आपका निजाम था वो था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ऑफन शॉर्टेड एज निजाम। जो निजाम कहा जाता है ना, हैदराबाद में जो शासक थे ना उनको निजाम कहते थे। जैसे मराठा के शासकों को छत्रपति कहते थे, ऐसे ही हैदराबाद के शासकों को निजाम कहते थे। और निजाम जो शब्द आया वो किससे आया? उनका जो पहला निजाम था निजामुल मुल्क, उसका नाम था। तो निजामुल मुल्क से ही क्या नाम मिला? आपका निजाम का नाम मिला किसको? हैदराबाद के शासकों को। ठीक है, बाद में जो है ये इनका टाइटल बन गया। आसिफ जाह डायनेस्टी था जिसने 1724 से आपका रूल किया, कब तक? आपके भारत की आजादी तक। ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय मीर कुमर उद्दीन सिद्दीकी हु वाज वाइसरॉय ऑफ डेक्कन अंडर द मुगल एम्पायर from 1730 to 721. In 1724, Mughal controlled Deccan area weakened, and Mir Kamuruddin Siddiqui declared himself independent Hyderabad. He adopted the title of Asaf Jah first and initiated Asaf Jahi dynasty. देखो, जब मुगलों की पावर का डिक्लाइन आपका होता है तो मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी जो था, जो किससे संबंधित था? निजामुल मुल्क से आपका संबंधित था। उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया हैदराबाद में, और उसने कौन सा टाइटल लिया? आसिफ जाह फर्स्ट का टाइटल आपका लिया। निजाम जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे मराठाओं के साथ, बहुत सारे बैटल्स में डिफीट हुए मराठाओं से। कौन? आपके हैदराबाद के निजाम।
पालखेड़ के बैटल में, भोपाल के बैटल में, रक्षा भवन के बैटल में, खड़दा के बैटल में, और बाद में उन्होंने क्या स्वीकार किया, मराठास को चौथ देना स्वीकार किया। After the British victory in the Second Anglo-Maratha War in 5, Nizam Hyderabad came under the protection of British East India Company। जब मराठों की हार हो गई अंग्रेजों के हाथों दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में 1805 में, तो निजाम जो पहले किसके अधीन आते थे, मराठों के अधीन आते थे, अब वो किसके अधीन चले जाएंगे, आपके ब्रिटिश के अधीन आपके चले जाएंगे। आसफ जाह फर्स्ट की बात करते हैं, इसने 24 साल तक शासन किया, ये एक अच्छा शासक था। इसने इंग्लिश, पोर्टुगीज और फ्रेंच को अपने साम्राज्य से दूर रखने में क्या रखी, आपकी सफलता आपकी हासिल की। इसने जो रिफ्रैक्टरी जमींदार थे उनको सबड्यू किया, यानी कि जो जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे उनको दबाया। इसने हिंदूज के प्रति टॉलरेंस आपकी प्रेजेंट की, जिनके पास क्या थी, आपकी इकोनॉमिक पावर थी उस समय, क्योंकि हिंदू लोग ही क्या करते थे, आपके ट्रेड वगैरह किया करते थे हैदराबाद के रीजन से। हैदराबाद विटनेस द इमर्जेंस ऑफ न्यू रीजनल एलीट हु सपोर्टेड द निजाम, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जो हिंदू एलीट था उसका इमर्जेंस होगा हैदराबाद में, जो किसको सपोर्ट करेगा, निजाम को सपोर्ट करेगा। निजाम सपोर्ट करेगा किसको, हिंदू मर्चेंट ट्रेडर्स को, हिंदू कम्युनिटी को, और ये हिंदू कम्युनिटी एलीट कम्युनिटी बनकर किसको सपोर्ट करेगी, आपके निजाम को सपोर्ट करेगी, ठीक है। After the death of Asaf Jah, Hyderabad began to experience a series of crises. During subsequent years, the Marathas, Mysore, and the Karnataka all settled their territorial scores against Hyderabad. The situation improved again in 1762 during the period of Nizam Ali Khan, who seized control of the administration, and during his long reign lasting up to 1803, he settled border dispute with his neighbors, giving Hyderabad the much desired political stability. आने वाले सालों में हम देखेंगे कि हैदराबाद के सामने काफी क्रूशियल पीरियड्स आपके रहेंगे। कर्नाटक है, नीचे मराठा, बगल में मराठा है, नीचे मैसूर है, ये सारे के सारे हैदराबाद के जो एरियाज हैं, टेरिटरीज हैं, उनको कैप्चर कर लेंगे और उस पर अपना शासन शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो ये जो सिचुएशन है ये इंप्रूव हो जाएगी 1762 में निजाम अली खान के पीरियड में, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल सीज कर लेगा, जिसका रेन कब तक चलेगा, 1803 तक चलेगा, और वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या करेगा, आपको सॉल्व करके हैदराबाद में क्या लेकर आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कौन लेकर आएगा बेटा ऐसा, निजाम अली खान, ठीक है। निजाम अली खान ने कब तक शासन किया है, आपके 1803 तक शासन आपका किया, ठीक है। अगला जो आपका किंगडम है, अगला जो आपका रीजन या एम्पायर जो राइज हुआ था मुगलों के डिक्लाइन के बाद, वो था आपका पंजाब। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और 50 साल के भीतर जो सिख थे वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स आपके बन गए, कहां पर, आपके पंजाब के रीजन में। गुरु गोविंद सिंह के बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग जो सिख हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में आपके बढ़ गए थे। इन ग्रुप्स को कहा जाता था बेटा मिसल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहते थे इनको, मिसल्स कहते थे, और हेड ऑफ मिसल क्या कहते थे बेटा, आपका मिसलदार आपका कहलाते थे, ठीक है। They repeated invasion by the Western invaders were responsible for acquiring of martial skills by the people of Punjab for their survival। अब आप देखेंगे कि इस रीजन में ये जो पूरा का पूरा रीजन है पंजाब का बेटा, अब यहाँ से वो ईरान के अटैक भी होते थे, अफगानिस्तान के साथ बहुत वॉर आपके हुआ करते थे। तो ये जो मिसल थे ना, ये क्या बन गए, आपके लड़ाकू बन गए। इन्होंने मार्शल ट्रेनिंग, तलवार वगैरह, उसमें क्या थे आपके, बहुत बेहतर आपके होते गए, ठीक है। मिसलदार्स were military very strong, although powerful missiles were not consolidated politically, ठीक है। मिसलदार मिलिट्री के तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग थे, हालांकि सारे मिसल्स एक नहीं थे, ठीक है। 12 मिसल थे इंपॉर्टेंट, जिनके पास ज्यादा पावर थी और इंपॉर्टेंस भी था। मिसलदारों में आपस में भी क्या हुआ करते थे, बैटल आपके हुआ करते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसल थी उसका नाम था सुकेर चुकिया मिसल, ठीक है। क्या नाम था, सुकर चुकिया। इस यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुकर चुकिया मिसल से ही आते थे कौन, आपके महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने ही सारे के सारे मिसल्स को इकट्ठा करके, 12 मिसल्स को इकट्ठा करके एक इंडिपेंडेंट सिख किंगडम या पंजाब एम्पायर की स्थापना आपकी की गई थी, ठीक है। जो लगभग कब तक चलता रहा, पूरे 50 ईयर्स तक आपका चलता रहा है, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम बात करें तो इनका जो पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो था वो 19वीं सेंचुरी में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था। ब्रिटिश क्राउन जो था ये मुस्लिम इन्वेडर से क्या थे, आपके परेशान थे, सेंट्रल एशियन रीजन से। और सिखों ने क्या किया, जो सिख अंपायर था इसने ब्रिटिश इंडियन स्टेट
और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट के बीच में एक बफर जोन की तरह काम किया। ठीक है, किसकी तरह काम किया? एक बफर जोन की तरह आपका काम किया। ठीक है, जैसे आपके ब्रिटिश के लिए नेपाल क्या था? एक बफर स्टेट था। नेपाल को कहते हैं ना, कभी भी गुलाम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो चाइनीज कम्युनिज्म और इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में क्या था? एक बफर जोन था, एक बफर स्टेट था। ठीक है, तो सिख अंपायर जो है इसको यूटिलाइज किया गया कैसे? एक बफर स्टेट के तौर पे। 1806 में महाराजा रणजीत सिंह ने एक ट्रीटी साइन की ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसमें ये एग्रीड किया गया कि उनका जो सिख अंपायर है वो कभी भी साउथ की तरफ नहीं जाएगा और कंपनी कभी भी अटेम्प्ट नहीं करेगी सतलज रिवर को क्रॉस करने। यानी कि सतलज रिवर को बाउंड्री मान लिया गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश इंडिया का और महाराजा रणजीत सिंह वाले पंजाब साम्राज्य का। तो जो सिख अंपायर था वो मुल्तान तक आपका पहुंच गया था, जिसके तहत पूरा का पूरा बारी दुआब जो था उसके रूल के अंडर आपका आ गया था। 1819 में उन्होंने अफगानों को डिफीट किया, श्रीनगर और कश्मीर भी उनसे आपका छीन लिया, जिसके तहत उनका रूल जो था झेलम वैली से आगे हिमालय तक आपका हो गया था। किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। After Ranjit Singh's death, there was confusion in the Sikh state. The English, who were on the lookout for an opportunity to expand their territories, conquered Sikh kingdom in 1839-1840. ठीक है, रणजीत सिंह की डेथ के बाद कंफ्यूजन इस बात को लेकर रही कि कौन शासक है, कौन शासक बनेगा, किसको शासक बनाया जाए, क्योंकि दो धड़े हो गए थे। एक बड़े बेटे को सपोर्ट करता था, एक रानी जिंदा कौर को सपोर्ट करता था। दोनों की लड़ाई में किसने फायदा उठाया? आपके ब्रिटिश ने फायदा उठाया और उन्होंने जो सिख किंगडम है उसका विलय किसमें कर लिया? आपका ब्रिटिश साम्राज्य में आपका कर दिया। इसके बाद आपका आता है बेटा अगला स्टेट जो है ये मराठा एम्पायर है। मराठा एम्पायर ऑल्सो नोन एज द मराठा कॉन्फेडरेसी, इसको मराठा संघ भी आपका कहा जाता है। मराठा साम्राज्य को मराठा संघ भी कहा जाता है। ये एक हिंदू स्टेट था जिसमें जो 1674 से 1818 तक क्या था आपका एग्जिस्ट करता था। अगर आप ये देखें तो ये पंजाब के फॉर्मेशन से पहले का है। ऐसा नहीं कि मिसल इस समय एग्जिस्ट नहीं करती है, मिसल एग्जिस्ट करती है लेकिन उतनी बड़ी पावर नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह अभी इतनी बड़ी पावर में राइज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो रीजन था वो किसके अंडर आता था? आपके मराठास के अंडर आपका आता था। ठीक है, जो आप हल्का सा ये डायरेक्ट किंगडम है, ये वो रीजन है जहां से मराठा क्या कलेक्ट करते हैं? आपके चौथ वसूलते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंडिया किसके अंडर था? आपके मराठास के अंडर हमें देखने को मिलता है। मराठा का जो एम्पायर था वो शिवाजी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था मुगल्स के वीकनिंग के बाद, एंड इट्स पावर वाज कंट्रोल्ड बाय पेशवाज, अ लाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मराठास को बड़े स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी थे, लेकिन मराठा को एक स्ट्रॉन्ग पावर किसने बनाया? पेशवाज ने बनाया। पेशवा कौन हुआ करते थे? मराठा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कौन? आपके पेशवाज। जैसे बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, ये सारे के सारे क्या है बेटा? पेशवा हैं। ये राजा नहीं है, छत्रपति नहीं है, ये क्या है? राजा के प्रधानमंत्री हैं, पेशवा लोग हैं। ठीक है, The Maratha Empire was at its zenith in the 18th century under the leadership of Sahu and Peshwa Bajirao first. तो साहू कौन थे? आपके छत्रपति थे और उनके पेशवा कौन थे? बाजीराव फर्स्ट थे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हमें देखने को मिलता है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपका देखने को मिलता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट किया था, जिसकी वजह से पेशवास की जो पावर थी वो क्या हो गई थी? आपकी पूरी तरह डिक्लाइन हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मराठा आपके रूल करते रहे पेशवा के रूप में। पहले हैं आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये संभाजी की जब आपकी डेथ आपकी हुई उसके बाद बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ मराठा स्टेट के बीच में। साहू जी, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, हु वाज रिलीज्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ मुगल्स एंड ताराबाई, द विडो ऑफ राजाराम हु सक्सेडेड संभाजी। ठीक है, तो आप ये देखें कि शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था साहू। साहू और उसकी माता को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल में डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद उनके जो बेटे थे संभाजी, यानी कि साहू का दूसरा भाई था संभाजी। संभाजी का बेटा था राजाराम और राजाराम की विधवा कौन थी? ताराबाई थी। समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? संभाजी किसके बेटे थे? आपके शिवाजी के। ठीक है, और शिवाजी का बेटा कौन था? राजाराम और ताराबाई। संभाजी का भाई कौन था? साहू जी और उनकी माता। साहू जी और उनकी माता को उठाकर डाल दिया था जेल में और संभाजी की कर दी गई थी हत्या औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, फिर उसके एब्सेंस में मराठों किसने रूल किया? आपके राजा राम ने रूल किया था। राजा राम की भी डेथ हो गई थी, उसकी विधवा
अपने बेटे शिवाजी सेकंड के साथ मराठा को चलाना चाहते थे। लेकिन जब शाहू जी जेल से छूट कर आए तो उन्होंने भी क्या दावा किया, मराठा गद्दी पर अपना दावा किया। तो शाहू जी और शिवाजी सेकंड और ताराबाई के बीच में बैटल होता है खेड़ा का, जिसमें कौन जीत जाते हैं, आपके शाहू जीत जाते हैं। तो विश्वनाथ ने किसको फोन दिलाया था, आपके शाहू जी, बाय हैचिंग द बाराभाई कॉन्स्पिरेसी। For his service, he was appointed as Peshwa by the young Maratha emperor to consolidate his grip on Maratha state, which was under civil war and persistent attacks by the Mughals under Aurangzeb। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट जो थे, उन्होंने पेशवा थे, मोस्ट फेमस है 9 पेशवा में, और एंड आल्सो नोन एज थोरेल मीन एल्डर बाजीराव, जिसको एल्डर बाजीराव भी आपका कहा जाता था इनको। ये ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद सबसे अच्छा गुरिल्ला टैक्टिक्स के जानकार कौन थे, आपके बाजीराव थे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को पुणे आपको शिफ्ट कर दिया था। ये शिफ्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पुणे। सतारा बेटा मराठा किंगडम हुआ करता था, यहाँ पर इनकी राजधानी पुणे हुआ करती थी, सॉरी यहाँ पर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया, राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचने के लिए अपने कैपिटल को कहां शिफ्ट कर दिया, आपका पुणे में। कब शिफ्ट किया, 1728 में। इनके द्वारा मराठा कॉन्फेडरेशन की शुरुआत की गई और मराठा संघ की शुरुआत की गई मराठा चीफ के साथ मिलकर। यानी कि मराठा संघ को शुरू करने वाले कौन है बेटा, बाजीराव फर्स्ट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन्होंने अपने मराठा रूल को कटक तक फैलाया था, ठीक है। पॉपुलराइज आइडिया ऑफ हिंदू पद बादशाही, हिंदू एम्पायर की जो आइडियोलॉजी है उसको इन्होंने यहाँ पे क्या था, प्रोपेगेट आपका किया था, जिससे इनको क्या मिलता था, आपके हिंदू चीफ का सपोर्ट मिलता था। किसके अगेंस्ट, मुगल्स के अगेंस्ट हिंदू चीफ का सपोर्ट मिलता था। इन्होंने निजाम को डिफीट किया, राजपूत गवर्नर और मालवा को डिफीट किया, और गवर्नर ऑफ गुजरात को डिफीट किया गया था, किसके द्वारा, आपके मराठास के द्वारा। 1722 में ही कैप्चर्ड सालसेट एंड बेसिन फ्रॉम द पोर्चुगीज। देखो सालसेट और बेसिन एक द्वीप है। आज का जो मुंबई शहर है वो किस पर बसा है, आपका सालसेट द्वीप पर बसा है। पहले किसके अधीन हुआ करते थे, पुर्तगालियों के अधीन हुआ करते थे सालसेट और बेसिन द्वीप, कहां पर, मुंबई में, ठीक है। तो सालसेट और बेसिन किसने छीने थे, मराठों ने छीने थे, किससे, आपके पोर्चुगीज से। उसने आपकी दोस्ताना संबंध बनाए थे इंग्लिशों के साथ, ताकि उनको क्या मिल सके, आपका फ्री ट्रेड को कर सके, कहां से, आपके दक्कन से। दक्कन से फ्री ट्रेड करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या करते थे, आपके अच्छे संबंध बनाए थे। उसके बाद बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो थे वो बाजीराव फर्स्ट के आपके बेटे थे, ठीक है। उनको नाना साहेब का नाम भी आपका दिया जाता था। इन्होंने बंगाल के अली वर्दी खान को हराया था। अली वर्दी खान सिराजुद्दौला का नाना, ठीक है। एंड एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद मुगल एम्परर इन 1752। अली वर्दी खान को डिफीट किया, मुगल बादशाह के साथ समझौता किया, ठीक है। इसमें जो मुगल एम्परर है उसको सुरक्षा दी किसने, आपके मराठों ने, और उससे चौथ वसूलना भी क्या किया, आपके तय किया, ठीक है। रेवेन्यू आगरा, अजमेर, वेस्टर्न प्रोविंसेस, यहाँ से सारे के सारे मुगल्स क्या पे करेंगे, मराठों को चौथ टैक्स आपका पे करेंगे। मराठा रूल्स थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑनरिंग दिस एग्रीमेंट। देखो मराठों को पानीपत के बैटल में ना पार्टिसिपेट नहीं करना था, लेकिन मराठों ने किसको किसको वादा किया था, मुगल एम्परर को वादा किया था कि वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसको, आपके मुगल बादशाह को। तो जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आपका हुआ, पानीपत का तीसरा बैटल हुआ, तो मुगलों की तरफ से मराठे लड़ने के लिए आपका जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मुगलों ने अपने जो वादा किया था उनके साथ, उनको क्या किया था, आपका वादे को निभाया। तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, जो अहमद शाह अब्दाली है उसने अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन की वजह से मुल्तान, पंजाब और दिल्ली में अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश कर लिया था। माधवराव होलकर, रघुनाथ राव जो थे, उन्होंने क्या किया, दिल्ली में जो अब्दाली का एजेंट वो छोड़कर गया था, इन एरियाज को जीतने के बाद उसको हटा दिया, और उन्होंने सरहिंद और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया 1758 में। यहाँ तक अब्दाली अपने गवर्नर्स को, अपनी सेना को छोड़ कर गया था, लेकिन मराठे बहादुर थे, उन्होंने सबको हरा दिया। अब इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए अब्दाली वापस भारत में आता है 1759 में, ठीक है। उसने पंजाब को रिकवर कर लिया, ठीक है। पेशवाओं ने दत्ताजी सिंधिया को आपका भेजा, लेकिन वो हार गए 76 बैटल में, और सिकंदरा के बैटल में माधवराव होलकर भी आपके हार गए।
इसके बाद पेशवा ने बड़ी आर्मी को आपका रिक्रूट किया, मुगल आर्मी के साथ में आपकी मिली, रीजनल एम्पायर्स की आर्मी के साथ मिली, और सदाशिव राव के नेतृत्व में, ठीक है, ये आर्मी कहाँ भेजी गई, अब्दाली से लड़ने के लिए भेजी गई। ठीक है, अब्दाली ने क्या किया, नजीब-उद-दौला रोहिलखंड का शासक था और शुजा-उद-दौला जो अवध का शासक था, उनकी सहायता से किसको डिफीट कर दिया, मराठास को डिफीट कर दिया। अब देखो शुजा-उद-दौला तो किसका पार्टनर था, मुगल्स का पार्टनर था, पर सोचो कि तुम्हारा दोस्त कोई छीन के ले जा ले, तुम्हारा बचपन से दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, तुम्हारे पूछे बिना कुछ काम नहीं करता हो, लड़कों के साथ होता है ऐसे, फिर उनके जीवन में लड़की आती है, फिर वो दोस्त को छीन कर ले लेती है ना, पर छोड़ो। सो देखो, अभी तक मुगल बादशाह के सारे काम कौन करता है, अवध करता है, राइट, करता है अवध। लेकिन अब मुगल बादशाह किसकी साइड जा रहा है, मराठों की साइड। सो अवध का नवाब मुगल एम्परर के ऊपर अपनी बादशाहत या अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से जमाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, और इस प्रयास में वो किसका साथ देगा, अहमद शाह अब्दाली का साथ देगा। वो अहमद शाह अब्दाली की हेल्प करेगा मराठास को डिफीट करने के लिए, और मराठास आपके डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, मराठास का साथ किसने नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मराठाओं ने इन सबको हराया था, सिखों को, जाट्स को, राजपूत को, इनसे चौथ वगैरह आपके वसूले थे, तो मराठा क्या पड़ गए यहाँ पे बेटा, अलग अलग पड़ गए। अल्टीमेटली पानीपत के थर्ड बैटल में क्या हो जाती है, मराठास की हार हो जाती है। ठीक है, विश्वासराव सदाशिवराव, ठीक है, क्या हो जाती है, इनकी डेथ आपकी हो जाती है। पोस्ट बैटल होलकर एंड सिंधिया कंटिजेंट सिचुएटेड। ठीक है, बैटल के बाद जो होलकर आपके मराठा है और सिंधिया आपके मराठा है, बेटा होलकर रहते हैं इंदौर में। ठीक है, मराठा भी अलग अलग थे, होलकर, सिंधिया, पेशवा, गायकवाड़, ये अलग अलग मराठे समूह हुआ करते थे। परमानेंटली 4 मराठे समूह हैं। ठीक है, 2 महाराष्ट्र में आपके क्या थे, एक्टिव थे, और 2 आपके कहाँ थे, मध्य प्रदेश में। तो आपके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, है ना, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, वो इसी सिंधिया परिवार से आते हैं, सिंधिया मराठा परिवार से आते हैं। और इंदौर को बोलते हैं बेटा होलकरों की नगरी। इंदौर जो बसाया गया था, ये देवी अहिल्याबाई होलकर ने बसाया था, जो एक मराठा क्वीन थी। तो इंदौर भी क्या था, एक मराठा कॉन्फेडरेसी थी, मराठा संघ था। और जो सिंधिया का जो रीजन है, रीवा वगैरह का जो रीजन है, ठीक है, ये एमपी में आता है। यहाँ पर कौन से मराठा रहते थे, आपके सिंधिया मराठा आपके रहा करते थे। आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो पहले कांग्रेस में थे। ठीक है, और जब सुषमा स्वराज उधेड़ने पे आते थे तो किसी को नहीं छोड़ती थी। सुषमा स्वराज सबसे, मैं कहूंगा, वो रोबस्ट नेत्री थी। इंडिया को ऐसा लीडर मिलेगा नहीं आज तक। उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को बोल दिया था कि आपकी स्थिति तो उस बहू की तरह है जिसको घूंघट नहीं उठाना और ना कुछ बोलना है। ठीक है, और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के फादर के लिए क्या दिया था कि आपका परिवार तो वही है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1947 के आपके राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सुषमा स्वराज किसी को नहीं छोड़ती थी। ठीक है, खैर, पर आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग क्या है, आपके लड़ भी रहे हैं बाहर से आने वाली शक्तियों के साथ। Despite initial attack, the Marathas regained northern power within decades, supporting Mughal Emperor Shah Alam. ठीक है, इनिशियल सेटबैक के बावजूद भी हम देखते हैं कि मराठास को नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ी सी पावर आपकी मिल जाएगी, और वो शाह आलम को करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। कहां पर, आपके नॉर्थ इंडिया में। बालाजी बाजीराव के बाद पेशवास का डिक्लाइन आपका होता है, माधवराव का आपका सक्सेशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बेटे थे बालाजी बाजीराव के, और रघुनाथ राव की रिजेंसी में ये क्या बनते, क्योंकि छोटे थे, यानी कि ये नाबालिग थे, तो इनके केयर टेकर कौन बनते हैं, आपके रघुनाथ राव बनते हैं। उन्होंने निजाम को हराया, हैदर अली को डिफीट किया 65 में, 67 में और 1772 में। ठीक है, इस समय हैदर अली मैसूर का शासक बन चुका है। ठीक है, उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल दोबारा से एस्टैब्लिश किया, रीजनल पावर्स को डिफीट करके रोहिलास को हराया, राजपूत को हराया, जाट चीफ को आपके हटाया, और शाह आलम सेकंड को दोबारा से दिल्ली का शासक बनाया, जो गद्दी छोड़कर कहाँ जा चुका था, इलाहाबाद जा चुका था। उसने कहा तुम रखो गद्दी, मैं नहीं बनूंगा राजा। ठीक है, शाह आलम सेकंड ऐसा था। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है कि इसकी डेथ आपकी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो इन्फ्लुएंशियल रेन है वो खत्म हो जाता है। लास्ट पेशवा जो थे बाजीराव सेकंड थे, जो रघुनाथ राव के बेटे थे, जो लास्ट पेशवा थे माधवराव सेकंड की डेथ के बाद क्या बने थे, वो आपका पेशवा बने थे। ठीक है, उसके बाद है आपका मैसूर। बेटा ये दो स्टेट है, इसको हम क्या करते हैं, कल करेंगे। ठीक है।